नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके समक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास से आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादोत्तर युग में प्रगतिवाद विषय को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। उत्तर छायावादी साहित्य को बांटा गया है। विकल्प ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी नई कविता, डी ये सभी। तो उत्तर छायावादी साहित्य को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इन सभी विषयों में विभाजित किया गया है। अगला, प्रगतिवादी काव्य का काल क्या है? विकल्प ए 1936 से 1943, बी 1938 से 1945, सी 1940 से 1947, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिवादी काल की जो समय सीमा है वो है 1936 से 1943 ईस्वी, क्योंकि प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है भारतवर्ष में 1936 ईस्वी में होती है, जिसका पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। फिर प्रयोगवादी काव्य का काल क्या है? विकल्प ए 1940 से 1950, बी 1943 से 1953, सी 1945 से 1955, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्य खंड की जो समय सीमा है वो है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। चूँकि 1943 ईस्वी में ही प्रयोगवाद के जिनको प्रवर्तक कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी तार सप्तक को लेकर आ जाते हैं और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत हो जाती है, जो 1953 ईस्वी तक यानी नई कविता के आने तक चलता रहता है। फिर है नई कविता का काल क्या है? विकल्प ए 1953 से वर्तमान तक, बी 1955 से अब तक, सी 1954 से अद्यतन और डी 1956 से आज तक। तो जो नई कविता का काल होता है, चूंकि प्रयोगवाद 1953 ईस्वी तक चलता है और 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही नई कविता कालखंड की शुरुआत हो जाती है। फिर साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को बांटा गया है। विकल्प ए शोषक और शोषित, बी राजा और प्रजा, सी नर और नारी, डी किसान और मजदूर। तो साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है शोषक, दूसरा वर्ग है शोषित। शोषक ऐसा वर्ग है जो समाज के निम्न तबके के लोगों का शोषण करता है। शोषित वो है जिसका शोषण किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रगतिवादी कविता विरोध करती है, यानी प्रगतिवादी कविता किस चीज़ का विरोध करती है? विकल्प ए समानता का, बी शोषण का, सी मार्क्सवाद का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रगतिवादी कविता है वो शोषण का विरोध करती है। अब ये शोषण क्या है? चूँकि प्रयोगवाद का मानना है उसकी आधारशिला सर्वहारा वर्ग को मानती है। सर्वहारा वर्ग में समाज के सभी लोगों को जीने का, रहने का, खाने का अधिकार है। यहाँ पर किसी का शोषण नहीं किया जा सकता है। समाजवादी समाज की स्थापना की बात प्रगतिवाद करता है। फिर अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा से किस वाद की उत्पत्ति हुई है? विकल्प ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी नक्सलवाद, डी समाजवाद। तो मार्क्सवादी विचारधारा से जिस वाद की उत्पत्ति हुई है वो है प्रगतिवाद, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है हिंदी साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1936, बी 1938, सी 1934, डी 1937। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में पहली बार सन 1936 ईस्वी में होती है और इसी 1936 ईस्वी में लखनऊ में जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी पहले अधिवेशन की करते हैं, यहीं से प्रगतिवाद की भी शुरुआत हो जाती है।
प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे? सभापति मतलब अध्यक्ष। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी मुंशी प्रेमचंद, सी दिनकर, डी निराला। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निराला जी जो है छायावाद के कवि हैं। दिनकर को आप जो है प्रगतिवाद में देख सकते हैं। शुक्ल जी शुक्ल युग के साहित्यकार हैं। चिंतामणि इनका बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अगला, छायावादी कवि जो बाद में प्रगतिवादी बन गए कौन है? विकल्प ए पंत निराला, बी प्रसाद महादेवी वर्मा, सी दिनकर मुक्तिबोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दिनकर जी हैं ये प्रगतिवाद के कवि हैं। उर्वशी इनका बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मुक्तिबोध ये भी इनकी स्थापना एक प्रयोगवाद में भी है, लेकिन इनका साहित्य भी प्रगतिवाद में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस इनकी बड़ी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं। कामायनी इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। महादेवी वर्मा भी छायावाद की एकमात्र महिला कवियत्री हैं। निहार, रस्म, नीरजा, सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा, यामा पर इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रश्न में पूछा गया है कि छायावादी कवि जो बाद में प्रगतिवादी हुए हैं वो हैं पंत और निराला जी। पंत जी ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन जो रचनाएं लिखते हैं ये सभी छायावाद में आती हैं। और युगांत इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। इसके नाम से ही स्पष्ट है युग का अंत हो रहा है, यानी छायावाद का समापन हो रहा है। और ये रचना इनकी 1936 ईस्वी में आती है। और इसके बाद जो इन्होंने साहित्य लिखा है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ये सब क्या है, कहीं न कहीं प्रगतिवाद की तरफ इनको लेकर जाता है। इनकी एक बड़ी प्रगतिवाद की प्रसिद्ध रचना ताज है, जिसमें वो लिखते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। यानी क्या है, एक तरफ भूखे लोगों को रोटी रोजी की तलाश है, अन्न नहीं मिलता खाने को, और दूसरी तरफ एक मरने वाले की याद में ताजमहल का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि प्रगतिवादी ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला के साहित्य में भी प्रगतिवाद है। इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है वो, तोड़ती पत्थर देखा मैंने जिसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार तुर्ब जिसके तले बैठी हुई सुकुमार, करती बार बार प्रहार लिए गुरु हथौड़ा हाथ। आप देखते हैं किस प्रकार निराला प्रगतिवाद की तरफ अपनी लेखनी को मोड़ते हैं। ऐसे ही इनकी बड़ी प्रसिद्ध काव्य रचना है कुकुरमुत्ता, जिसमें पूंजीपति वर्ग को धिक्कार लगाते हैं। गुलाब को इसका प्रतीक बताते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, घोल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठकर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। और लिखते हैं इसी में आगे कि घड़ों पड़ता रहा पानी, अबे तू हरामी खानदानी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में एक मात्र ऐसे कवि हैं जो अपने साहित्य में अबे और तबे, तू और तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी पक्ष को प्रथम वाणी किसने दी है? तो क्रांतिकारी पक्ष क्या है इसमें? विकल्प ए निराला जी हैं, बी दिनकर जी हैं, सी सुमित्रा नंदन पंत हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन कवियों में जो है जिसने क्रांतिकारी पक्ष को वाणी दी है, जिनकी कविता में ओज है, जिनकी कविता में पौरुष है, जिनकी कविता में हुंकार है, ऐसे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी इनका महाकाव्य है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रसवंती, हुंकार, दिल्ली के प्रति, परशुराम की प्रतीक्षा, इनके बड़े ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इनकी समस्त रचनाओं में जो है कहीं न कहीं क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है। अगला, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। विकल्प ए समाज का यथार्थ चित्रण, ये विशेषता है। बी विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये भी विशेषता है।
सी मानवतावादी दृष्टिकोण, ये भी विशेषता है। और डी कल्पना की प्रचुरता, यह जो है विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है, क्योंकि कल्पना की प्रचुरता ये विशेषता जो है छायावाद में देखने को मिलती है। और भी युगों की ये विशेषता है, लेकिन प्रगतिवाद में ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। विकल्प ए शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव, बी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, सी समसामयिक समस्याओं का चित्रण। तो ये उपरोक्त सभी विशेषताएं प्रगतिवाद में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, नारी की मुक्ति एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना किस काव्यधारा की विशेषता है? यानी ये विशेषता किसमें है? जिसमें नारी मुक्त की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास की बात की गई है। विकल्प ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी साम्यवाद और डी है आपका समाजवाद। तो नारी की मुक्ति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है वो काव्यधारा है आपकी प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है आपका, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव किस काव्यधारा पर है? विकल्प ए प्रगतिवाद, विकल्प बी प्रयोगवाद, सी नई कविता, डी सठोत्तरी कविता। तो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव जिस काव्यधारा पर पड़ता है वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में क्या है, इसमें भी अहम को प्रधानता दी गई है। ये क्षणवादी काव्य है, ये यथार्थवादी काव्य है। और फ्रायड, एडलर, युंग का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उनका प्रभाव इस काव्यधारा पर स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि प्रयोगवाद में क्या है, अस्तित्व की लड़ाई भी दिखाई गई है, पहचान की लड़ाई भी दिखाई गई है। अगला, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? विकल्प ए 1943, बी 1945, सी 1947, डी 1950। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में होता है। अगला, प्रथम तार सप्तक में कितने कवियों को शामिल किया गया है? विकल्प ए 8, बी 7, सी 9, डी 6। तो प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया है। सप्तक का मतलब ही है 7, एक ही विचारधारा, एक ही भाव, एक ही शैली के 7 कवियों का संग्रह है तार सप्तक। अगला, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या है? प्रतिनिधि का मतलब होता है प्रवर्तक, कौन है? विकल्प ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि यानी कि प्रवर्तक कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। फिर अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए सुखानंद भोलानंद, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी नित्यानंद वात्स्यायन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला, प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, ये कथन किसका है? विकल्प ए अज्ञेय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? विकल्प ए दिनकर, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध, डी प्रसाद। तो दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? विकल्प ए अज्ञेय, बी पंत, सी भवानी प्रसाद मिश्र,
डी धर्मवीर भारती। तो आगे भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती ये सभी प्रयोगवादी कवि हैं, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता नहीं है। विकल्प ए वैयक्तिकता की प्रधानता, बी अति यथार्थवाद, सी कुंठा और निराशा, डी प्रकृति का समग्र चित्रण। तो वैयक्तिकता की प्रधानता, अति यथार्थवाद, कुंठा और निराशा ये तीनों विशेषताएं प्रयोगवाद की हैं, लेकिन प्रकृति का समग्र चित्रण ये विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं। विकल्प ए अतिबौद्धिकता, बी विद्रोह का स्वर, सी उपमानों की नवीनता, डी ये सभी। तो अतिबौद्धिकता, विद्रोह का स्वर, उपमानों में नवीनता, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कूच, ये सभी विशेषताएं क्या हैं प्रयोगवाद में पाई जाती हैं। व्यंग तथा कटूक्ति, सौंदर्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण तथा भदेश, अनगढ़ विरूप का चित्रण आदि विशेषताएं किस काव्यधारा में हैं। तो व्यंग भी है, कटूक्ति भी है, सौंदर्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण भी है, भाषा में अनगढ़पन भी है, ये सभी विशेषताएं भी नए नए प्रयोग देखने को प्रयोगवाद में मिलते हैं। नई कविता को गति देने वाली पत्रिका कौन कौन सी है। विकल्प ए नई कविता, बी कल्पना, सी ज्ञानोदय। तो ये सभी पत्रिकाएं जो हैं नई कविता को गति देने वाली पत्रिकाएं हैं। नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत पंत की कौन सी रचना आती है। विकल्प ए शिल्पी, बी चिदम्बरा, सी कला तथा बूढ़ा चांद, डी लोकायतन। तो नई कविता के प्रवृत्ति के अंतर्गत पंत की जो रचना आती है वो है कला और बूढ़ा चांद। चिदम्बरा इनका महाकाव्य है जिस पर 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत दिनकर की रचना थी या है। विकल्प ए हुंकार, बी रसवंती, सी उर्वशी, डी चक्रवाल। तो नई कविता के प्रवृत्ति के अंतर्गत दिनकर की जो रचना आने वाली है वो है चक्रवाल। किसी भी दर्शन के साथ ना बंधने वाली कविता कौन सी है। विकल्प ए द्विवेदी युगीन कविता, बी छायावादी कविता, सी प्रगतिवादी कविता, डी नई कविता। तो जो नई कविता है वो किसी भी दर्शन से प्रभावित नहीं है, किसी भी दर्शन में बंद करके लिखा गया इसमें नहीं है, मुक्त होकर के लिखा गया है। सठोत्तरी कविता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। विकल्प ए अकविता, बी भूखी पीढ़ी की कविता, सी सठोत्तरी या अस्वीकृत कविता, और डी ये सभी। तो अकविता, भूखी पीढ़ी की कविता, असठोत्तरी, स्वीकृत कविता, ये सभी जो है नाम आगे सठोत्तरी कविता के चलते हैं। नई कविता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विकल्प ए अहम या अतिवैयक्तिकता की प्रधानता, घोर यथार्थवाद, यौन भावनाओं का खुला चित्रण और उपरोक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं नई कविता के अंतर्गत देखी गई हैं। अगला, बौद्धिकता की प्रधानता, लघुता की ओर दृष्टिपात, आस्था अनास्था एवं क्षणबोध, वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये सभी विशेषताएं किस काव्यधारा में पाई जाती हैं। विकल्प ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी नई कविता, डी प्रगतिवाद। तो बौद्धिकता की प्रधानता, लघुता की ओर दृष्टिपात, आस्था अनास्था एवं क्षणबोध, वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये सभी विशेषताएं नई कविता में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की विशेषता नहीं है। विकल्प ए नवमानवतावाद, बी तीक्ष्ण व्यंग, सी भाषा छंद एवं बिंब प्रतीकों में नवीनता। तो उपरोक्त तीनों विशेषताएं नई कविता में हैं, लेकिन प्रकृति में चेतना का आरोप, यह विशेषता जो है नई कविता की नहीं है। प्रकृति में चेतना का आरोप, यह विशेषता जो है छायावाद में दिखाई गई है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक चेतना का काव्य, लोक चेतना का काव्य किस काव्यधारा को कहा गया है। विकल्प ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी नई कविता।
तो सही उत्तर आपका है प्रगतिवाद। क्योंकि प्रगतिवाद में क्या है, लोक चेतना मतलब समाज की परिस्थितियां, आम जनमानस के विषयों को इस प्रगतिवाद में उठाया गया है, इसलिए जो है लोक चेतना का काव्य इसको कहा गया है। अगला, प्रकृति के रमणीय चित्रों के बजाय ग्रामीण जीवन का नग्न यथार्थ किस युग की कविताओं में प्रस्तुत किया गया है? विकल्प ए द्विवेदी युगीन कविता, बी छायावादी कविता, सी प्रगतिवादी कविता, डी नई कविता। तो आप जानते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता जो है वो इतिवृत्तात्मकता प्रधान है, छायावादी कविता अंतर्मुखी है, और जो प्रगतिवादी कविता है वो प्रकृति के रमणीय चित्रों की कल्पना करने के बजाय ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है और उसका यथार्थ चित्रण किया है, ग्रामीण लोगों की समस्याओं को उठाया है। इसीलिए तो इसको लोक चेतना का काव्य कहा जाता है, इसीलिए इसको जनता का काव्य कहा जाता है, इसीलिए इसको प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। अगला, दिनकर किस तरह के कवि माने जाते हैं? विकल्प ए छायावादी कवि, बी राष्ट्र कवि, सी प्रेम मस्ती के कवि, डी प्रयोगवादी कवि। तो दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, इनको जो है उपराष्ट्र कवि कहा जाता है, क्योंकि जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और दिनकर जी क्या हैं, उपराष्ट्र कवि हैं। निहार को छोड़ दिया जाए तो हुंकार, रसमृथि, प्रणभंग, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह माने गए हैं। अगला, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? विकल्प ए नागार्जुन, बी धूमिल, सी मुक्तिबोध, डी त्रिलोचन। तो वैद्यनाथ मिश्र जिस कवि का मूल नाम है वो है नागार्जुन जी। मुक्तिबोध को गजानन माधव मुक्तिबोध कहा जाता है, धूमिल को सुदामा पांडे धूमिल कहा जाता है, जबकि त्रिलोचन को त्रिलोचन शास्त्री कहते हैं। अगला, गीत फरोश के रचनाकार का क्या नाम है? विकल्प ए भगवती चरण वर्मा, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी आज्ञेय, डी दिनकर। तो गीत फरोश जिस कवि की रचना है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी, और भवानी प्रसाद मिश्र की गणना तार सप्तकों के कवियों में की जाती है। अगला, किस दर्शन से प्रगतिवाद का संबंध है? विकल्प ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी मार्क्सवाद, डी छायावाद। तो जिस दर्शन से प्रगतिवाद का संबंध है उसका नाम है मार्क्सवाद। चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में जिसको आप मार्क्सवाद कहते हो, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, और प्रगतिवाद की शुरुआत हिंदी साहित्य में 1936 ईस्वी से मानी गई है। अगला, निम्न में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं हैं? विकल्प ए प्रसाद, बी दिनकर, सी निराला, डी नागार्जुन। तो दिनकर, निराला, नागार्जुन ये तीनों कवि जो है प्रगतिवादी रचनाएं करते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं और इन्होंने छायावादी रचनाएं लिखी हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम ये इनके बड़े ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। और जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। निम्न में कौन मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखता था? ए रामविलास शर्मा, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी गुप्त, डी दिनकर। तो रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, दिनकर ये तीनों साहित्यकार, तीनों कवि जो है मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखते हैं। गुप्त जी द्विवेदी युग के बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं और साकेत इनका बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। प्रगतिवाद के उदय में किन तत्वों का योगदान है? विकल्प ए मार्क्सवाद का प्रभाव, बी छायावादी पलायन की प्रवृत्ति, सी प्रगतिशील संघ की स्थापना, डी उपरोक्त सभी। तो मार्क्सवाद का प्रभाव,
छायावादी पलायन की प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, उपरोक्त सभी तत्व हैं जो प्रगतिवाद के उदय में योगदान करते हैं। अगला, पंत का युगवाणी संकलन किस विचारधारा की रचना है? विकल्प ए छायावादी, बी प्रयोगवादी, सी प्रगतिवादी, डी नई कविता। तो पंत की जो युगवाणी काव्य संकलन है वो प्रगतिवादी विचारधारा की रचना है। ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन ये सभी जो है छायावाद में आते हैं। और उसके बाद में युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, रजत शिखर ये सब क्या है, उनकी भात की काव्य कृतियां हैं। अगला जो है, प्रगतिवादी कविता में क्या विशेषता नहीं है? विकल्प ए पूंजीवाद का विरोध, बी नारी सौंदर्य का चित्रण, सी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, डी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। तो पूंजीवाद का विरोध, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति ये तीनों विशेषता प्रगतिवादी काव्य की हैं। लेकिन नारी सौंदर्य का चित्रण प्रगतिवादी कवियों ने नहीं किया है। अगला, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक यकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इस प्रसिद्ध पंक्ति का संबंध किस वाद से है? विकल्प ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी नई कविता। तो इन पंक्तियों का संबंध जो है प्रगतिवाद से है। और ये बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ क्या है, हमारे देश के समाज में कुत्तों को पिलाने के लिए दूध मिलता है और दूसरी तरफ भूखे बच्चे जो हैं उनको 2 जून की रोटी मैसर नहीं होती है, उनको खाली पेट सोना पड़ता है, उनको अपने पेट की भूख को दफन करना पड़ता है, जो प्रगतिवादी ईश्वर देखने को मिलता है। युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित दिनकर की रचना है। विकल्प ए उर्वशी, बी रेणुका, सी कुरुक्षेत्र, डी परशुराम की प्रतीक्षा। तो इनका जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य है इसमें युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित विषय को दिनकर जी ने दिखाया है। यानी इस रचना में बताना चाहते हैं कि युद्ध किसी भी विषय का अंतिम विकल्प नहीं है, युद्ध किसी भी व्यक्ति के लिए उचित मार्ग नहीं है, जो एक सीख देते हैं कि युद्ध के इतर भी और भी तमाम सारे मार्ग होते हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिसका हम पालन कर सकते हैं। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी किस वर्ष प्रकाशित हुई? विकल्प ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में, डी 1964 में। तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी जो है 1961 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, जो कि महाकाव्य है। और इस उर्वशी महाकाव्य के ऊपर ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस पुस्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ हुआ है? तो इसमें प्रथम तार सप्तक विकल्प ए, दूसरा तार सप्तक विकल्प बी, तीसरा तार सप्तक विकल्प सी, चौथा तार सप्तक विकल्प डी। तो जिस पुस्तक से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ होता है वो है प्रथम तार सप्तक, जिसको तार सप्तक नाम दिया गया है। और प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में होता है, जिसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और प्रयोगवाद में हिंदी साहित्य के अंतर्गत अज्ञेय जी ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया था। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए 1946 में, बी 1949 में, सी 1951 में, डी 1960 ईस्वी में। तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में होता है। अगला, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ए 1959, बी 1960, सी 1961, डी इनमें से कोई नहीं।
तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है। अंधा युग किस रचना के पात्रों पर आधारित है? विकल्प ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है और ये महाभारत के पात्रों पर आधारित है, जिसमें अश्वत्थामा, संजय, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर ये सभी पात्र आते हैं। अंधा युग में धर्मवीर भारती जी लिखते हैं, जब भी कोई अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपने सगे मामा कंस को मारा था और ये संदेश दे दिया था कि जब हम अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ सकते हैं तो समाज के अन्य वर्ग के लोग क्या होते हैं, जो भी गलती करेगा उसको दंड अवश्य मिलेगा। मोचीराम कविता के कवि का नाम है? विकल्प ए दिनकर, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी धूमिल, डी मुक्तिबोध। तो मोचीराम कविता के कवि का नाम है धूमिल। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने खड़ा है, मोचीराम कविता में धूमिल जी लिखते हैं। अगला, अज्ञेय को आंगन के पार द्वार पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? विकल्प ए ज्ञानपीठ, बी साहित्य अकादमी, सी मंगला प्रसाद पारितोषिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय को आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह पर जो पुरस्कार दिया गया वो है साहित्य अकादमी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर दिया गया? अगला, आत्मजयी का नचिकेता प्रसंग किस उपनिषद पर आधारित है? विकल्प ए ईशोपनिषद, बी गीतोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी का नचिकेता प्रसंग जो है वो कठो उपनिषद पर आधारित विषय है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुकुरमुत्ता निराला की किस तरह की रचना है? विकल्प ए श्रृंगार रस की, बी व्यंग्यात्मक, सी वीर रस की, डी करुण रस की। तो कुकुरमुत्ता निराला जी का व्यंग्यात्मक काव्य संग्रह है जिसमें प्रगतिवादी ईश्वर है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का अर्थ है? विकल्प ए 7 तारों का समूह, बी 7 विचारधाराओं का समूह, सी सम विचारधारा के 7 कवियों का संकलन, डी 7 कवियों का संग्रह। तो तार सप्तक का जो अर्थ है वो है सम विचारधारा के 7 कवियों का संकलन। अगला है, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? मैथिली का मतलब है मैथिली भाषा। विकल्प ए नवीन, बी इंदु, सी अकेला, डी यात्री। तो नागार्जुन जी मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने किस उद्देश्य को प्रमुखता दी है? विकल्प ए शोषण के विरोध को, बी महाभारत की कथा को, सी बदला लेने के भाव को, डी युद्ध के मूल कारण और शांति के उपाय को। तो दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र महाकाव्य में अपने जिस उद्देश्य को प्रमुखता दी है वो है युद्ध के मूल कारण और शांति के उपाय को। यानी क्या है कि युद्ध किसी भी विषय का हल नहीं है, और युद्ध उत्पन्न हुआ है तो उसके मूल कारण क्या रहे थे, और यदि युद्ध हो भी गया है, चल भी रहा है, तो उसको शांत करने के उपाय क्या हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प ए न्यूयॉर्क, बी लखनऊ, सी लंदन और डी इलाहाबाद। तो प्रगतिशील लेखक संघ की सबसे पहले स्थापना जो होती है वो पेरिस में होती है। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो संघ है सन 1935 ईस्वी में पेरिस में इसकी स्थापना डॉक्टर मुल्क राज आनंद और डॉक्टर सज्जाद जहीर के नेतृत्व में की जाती है। फिर उसके उपरांत अगला प्रश्न हम देखेंगे जो
आपका होता है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। क्या है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपितु साधन है। उक्ति किसकी है? विकल्प ए अज्ञेय की है, बी मुक्तिबोध की है, सी रामविलास शर्मा की है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपितु साधन है। उक्ति ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। जब इन्होंने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया, उसी की भूमिका में उन्होंने ये बात लिखी है। अगला, दिनकर कविता लिखने का उद्देश्य क्या मानते हैं? विकल्प ए मनोरंजन, बी मानव की जिज्ञासाओं का समाधान खोजना, सी ज्ञान प्रदर्शन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिनकर जो कविता लिखने का उद्देश्य मानते हैं वो है मानव की जिज्ञासाओं का समाधान खोजना। समस्याओं के विषय में दिनकर के क्या विचार हैं? विकल्प ए समस्याओं की ओर संकेत करना, बी समस्याओं का निदान प्रस्तुत करना, सी समस्याओं की उत्पत्ति के कारण, डी उपरोक्त सभी। तो दिनकर के उपरोक्त सभी विचार समस्याओं के विषय में कहे गए हैं। मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपी? विकल्प ए कर्मवीर, बी विशाल भारत, सी नई कविता, डी इनमें से कोई नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं जिस पत्रिका में छपी हैं वो है कर्मवीर। अगला, निम्नलिखित में से कौन नई कविता की पत्रिका है? विकल्प ए धर्मयुग, बी कल्पना, सी माधुरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नई कविता की जो पत्रिका है उसका नाम है कल्पना। कल्पना नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प ए नरेंद्र शर्मा, बी अज्ञेय, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी मुक्तिबोध। तो कल्पना पत्रिका के संपादक भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। शिखर पुरस्कार तथा गालिब पुरस्कार से सम्मानित कवि कौन थे? विकल्प ए अज्ञेय जी, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी नरेंद्र शर्मा, डी गिरिजा कुमार माथुर। तो शिखर पुरस्कार तथा गालिब पुरस्कार पाने वाले जो कवि हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी। गांधी पंचशती कविता संग्रह के रचयिता कौन है? विकल्प ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी अज्ञेय, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभा में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा, ये सभी काव्य कृतियाँ अज्ञेय जी की हैं, जबकि गांधी पंचशती भवानी प्रसाद मिश्र जी की काव्य संग्रह की रचना है। अगला प्रश्न, गगनांचल नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? विकल्प ए नरेंद्र शर्मा, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध, डी गिरिजा कुमार माथुर। तो गगनांचल नामक पत्रिका के जो संपादक हैं गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इलाहाबाद से प्रकाशित संगम पत्र में इलाचंद्र जोशी के सहायक के रूप में कार्य करने वाले कवि कौन थे? विकल्प ए अज्ञेय, बी नरेंद्र शर्मा, सी धर्मवीर भारती, डी मुक्तिबोध। तो इलाहाबाद से प्रकाशित संगम पत्र में इलाचंद्र जोशी के सहायक के रूप में कार्य करने वाले कवि थे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शब्दों का अजायब घर किस कविता को विशेषण दिया गया है? विकल्प ए छायावादी कविता, बी नई कविता, सी प्रगतिवादी कविता, डी प्रयोगवादी कविता। तो शब्दों का अजायब घर जो विशेषण दिया गया है वो नई कविता को दिया गया है। प्रयोगवादी कविता को ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण करने वाली कविता किसने कहा है? विकल्प ए डॉक्टर रामदरस मिश्र, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी कविता को ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण करने वाली कविता डॉक्टर रामदरस मिश्र जी ने कहा है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है?
विकल्प ए 4, बी 3, सी 2, डी 7। तो आगे जी ने अपने नेतृत्व में 4 तार सप्तक संपादित किए थे। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। विकल्प ए सुनहले शैवाल, बी स्वर्णधूलि, सी सामधेनी, डी यामा। तो स्वर्णधूलि ये पंत जी की रचना है। यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और सामधेनी ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। अगला अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। विकल्प ए पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। आगे की रचना नहीं है। विकल्प ए हरी घास पर क्षण भर, बी सुनहले शैवाल, सी आंगन के पार द्वार, डी दूध बतासा। तो हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल, आंगन के पार द्वार ये सभी काव्य कृतियाँ आगे जी की हैं, लेकिन दूध बतासा इनकी रचना नहीं है। कर्णफूल और प्रवासी के गीत के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नरेंद्र शर्मा, सी गिरजा कुमार माथुर, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो कर्णफूल और प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं। त्रिकाल संध्या तथा कालजयी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी हरवंश राय बच्चन। तो त्रिकाल संध्या तथा कालजयी के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। नई कविता के किस कवि को बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का माना जाता है? विकल्प ए अज्ञे, बी नरेंद्र शर्मा, सी गिरजा कुमार माथुर, डी मुक्तिबोध। तो नई कविता में जिस कवि को बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का माना जाता है ऐसे कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। देहरादून में जन्मे रूपाब पत्रिका के सहायक के रूप में कार्य करने वाले कवि कौन हैं? विकल्प ए नरेंद्र शर्मा, बी गिरजा कुमार माथुर, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी मुक्तिबोध। तो देहरादून में जन्मे रूपाब पत्रिका में सहायक के रूप में कार्य करने वाले जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला बंगला तथा संस्कृत में काव्य रचना करने वाले हिंदी के कवि कौन हैं? तो जिन्होंने संस्कृत भाषा में तथा बांग्ला भाषा में काव्य रचना करने वाले हिंदी के कवियों में काम किया है ऐसे कवि का नाम है विकल्प ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी नरेंद्र शर्मा, डी अज्ञे। तो आपका सही उत्तर है नागार्जुन जी। तो साथियों छायावादोत्तर युग के ऊपर आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको सेशन पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में लिंक भेजें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें ताकि हम और सुधार के साथ अगली कक्षा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।